नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों के सम्मेलन में सभी के लिए पूर्व चेतावनी कार्य योजना का अनावरण किया गया। COP27 सम्मेलन के दौरान भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ। जनगणना संबंधी डेटाबेस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया। COP27 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया और आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के तहत वुहान घोषणा को अपनाया गया। और आइए अब खबरों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर आरक्षण से संबंधित है और इस पर न्यायपालिका ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे और इस संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। शीर्ष न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और इसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के कुछ पहलुओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कई प्रमुख मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी और वो मुद्दे हैं कि क्या केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। इस संबंध में इस निर्णय में ये कहा गया है कि केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। और इसमें दूसरा मुद्दा ये था कि SC या ST या SEBC यानी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट या फिर OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट को इस आरक्षण से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि EWS को एक अलग वर्ग मानना उचित होगा। इसके अलावा असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगला मुद्दा यह है कि क्या EWS के लिए आरक्षण कोटे की 50% की सीमा का उल्लंघन कर सकता है। इस पर न्यायपालिका का कहना है कि 50% की सीमा पिछड़े वर्गों के लिए है। इसे पूर्ण रूप से अलग वर्ग को आरक्षण देने के लिए बढ़ा दिया गया है और इस वर्ग में EWS भी शामिल है। और अगला यक्ष प्रश्न ये है कि क्या निजी कॉलेजों को EWS आरक्षण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस संबंध में न्यायालय ने कहा है कि निजी संस्थानों में आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, इसलिए आरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों के सम्मेलन में सभी के लिए पूर्व चेतावनी कार्य योजना का अनावरण किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कार्यकारी कार्य योजना 2023 से 2027 प्रस्तुत की है। ये कार्य योजना सार्वभौमिक आपदा जोखिम संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है। साथ ही इस पहचान कार्य में सहयोग के लिए इस कार्य योजना में आवश्यक प्राथमिक कार्रवाइयों की रूपरेखा भी दी गई है। UNO ने 5 वर्षों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य योजना में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तूफान, सुनामी आदि जैसी प्रमुख विपदाओं के घटित होने से पहले सचेत करता है और इससे होने वाली जन संपदा हानि को भी कम किया जा सकता है। ये कार्य योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की ही एक कड़ी है। इसी अनुरूप इसमें वर्ष 2023 और वर्ष 2027 के बीच 4 मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्तंभों के लिए $3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्षित निवेश की मांग की गई है। अब दरअसल सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी का काफी महत्व है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन और अधिक चरम मौसम की घटनाओं की वजह से आपदाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। विकासशील देशों में ऐसी प्रणालियों पर केवल $800 मिलियन के खर्च से प्रतिवर्ष 3 से 16 बिलियन डॉलर के नुकसान से बचा जा सकता है और इस तरह ये आर्थिक लाभ प्रदान करती है। प्रारंभिक चेतावनी से नुकसान में भी कमी आती है और ऐसा इसलिए क्योंकि एक आने वाली विपदा के समय से केवल 24 घंटे पहले दी गई सूचना से होने वाली हानि को 30% तक कम किया जा सकता है। दरअसल अभी भी देखा जाए तो विश्व के लगभग आधे देशों में MHEWS जैसा सुरक्षा तंत्र नहीं है
और विकासशील देशों में आपदा के विरुद्ध सुरक्षा की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर है। इस कार्य योजना में 4 बातों पर फोकस किया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपदा जोखिम का ज्ञान यानी कि व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करना और जोखिम का आकलन करना, और इसमें यह जानना कि क्या समुदायों को विपदाओं और अपनी सुभेद्यताओं की बेहतर जानकारी है, इन विपदाओं और सुभेद्यताओं के पैटर्न और रुझान क्या हैं। इसके अलावा क्या विपदाओं से जुड़े मानचित्र और डेटा व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। दूसरा पहलू है कि विपदाओं का पता लगाना और उनका अवलोकन, निगरानी, विश्लेषण और पूर्वानुमान करना। इसके तहत विपदाओं की निगरानी और पूर्व चेतावनी सेवाएं विकसित करना। इसके अंतर्गत ये जानना कि क्या सही मापदंडों की निगरानी की जा रही है, क्या पूर्वानुमान करने का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है, और या फिर क्या सटीक और समय पर चेतावनियां जारी की जा सकती हैं। कार्य योजना का अगला पहलू है कि तैयारी और प्रतिक्रिया देने की क्षमताएं क्या क्या हैं। इसके तहत राष्ट्रीय और सामुदायिक क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या प्रतिक्रिया योजनाएं अपडेटेड हैं और इनका परीक्षण किया गया है, या फिर क्या स्थानीय क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या लोग चेतावनियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं। और अन्य जो पहलू है उसमें चेतावनी प्रसार और संचार की बात की जाएगी। इसमें विपदा की जानकारी और प्रारंभिक चेतावनियों को संचारित किया जाएगा। इसके तहत ये जाना जाएगा कि क्या चेतावनियां उन सभी तक पहुंचती हैं जो खतरे में हैं, या फिर खतरे और चेतावनियों को समझा गया है। इसके अलावा क्या चेतावनी संबंधी जानकारी स्पष्ट और उपयोग करने योग्य है भी या नहीं। तो बेसिकली इस कार्य योजना को आपदा को होलिस्टिक वे में समझने और उसके अनुसार रिएक्ट करने, तैयारी करने, निगरानी करने, सब पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। और अगली खबर भी कोप 27 से ही संबंधित है। कोप 27 सम्मेलन के दौरान भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी मैक को संयुक्त अरब अमीरात ने इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में शुरू किया है, और इसका लक्ष्य मैंग्रोव वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन को बढ़ाना और तेज करना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका इस पहल के अन्य सदस्य हैं। आपको बता दें कि मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में कार्य करते हैं। इस पहल का उद्देश्य मैंग्रोव की इस भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंग्रोव लवण सहिष्णु पादप समुदाय हैं। ये समुद्री और स्थलीय पर्यावरण के बीच संक्रमण स्थलों पर विकसित होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए अधिकतम वर्षा 1000 से 3000 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इनकी जड़ों को स्थिरता प्रदान करने के लिए पर्याप्त तलछट युक्त शांत जल होना चाहिए। आपको बता दें कि मैंग्रोव कई तरह की पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए भारत ने मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि मैंग्रोव और मूंगा चट्टानों के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ अधिसूचित करके विनियामक उपायों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। दरअसल मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, उनसे लोगों को कई लाभ होते हैं। जैसे कि मैंग्रोव का घनत्व इसे इमारती लकड़ी और ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। मैंग्रोव वाले क्षेत्रों के आसपास लगभग 120 मिलियन लोग रहते हैं, जिनके लिए ये आजीविका का स्रोत बनता है। ये 33,000 से $57,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उत्पन्न करता है। और भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी 14 मिलियन हेक्टेयर में है, यानी कि प्रतिवर्ष लगभग $800 बिलियन तक की परिसंपत्ति का सृजन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से किया जाता है। इसके अलावा ये जलवायु विनियमन का भी कार्य करता है। मृदा में कार्बन भंडारण की बेहतर क्षमता की वजह से मैंग्रोव की कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वनों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। आपको बता दें कि वैश्विक मैंग्रोव की वार्षिक हानि से इतनी CO2 उत्सर्जित होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष उत्सर्जित करता है। इसके अलावा मैंग्रोव तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनर्स्थापन करना ब्रेक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना ज्यादा लागत प्रभावी है। इसके अलावा ये जल शुद्धि का भी काम करता है। ये 2 से 5 हेक्टेयर वाला मैंग्रोव क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्ट का उपचार कर सकता है। साथ ही ये पर्यटन का साधन है। दुनिया भर में 2000 से ज्यादा मैंग्रोव से जुड़े आकर्षण केंद्र हैं। इनमें नौका पर्यटन, बोर्ड वॉक, कयाकिंग और मत्स्य शामिल है। और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में 3000 से ज्यादा मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक तरह से ये मत्स्यन की विविधता को भी संरक्षण प्रदान करता है। अगली खबर भी कोप 27 से ही संबंधित है।
COP27 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी होने के बाद ये आह्वान किया है। इस रिपोर्ट में गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही ग्रीन वॉशिंग रणनीति और उनके कमजोर नेट जीरो संकल्पों की आलोचना की गई है। 2015 में हुए पेरिस समझौते के बाद से कई गैर राज्य अभिकर्ता पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दर्शाने के लिए नेट जीरो का संकल्प ले रहे हैं। नेट जीरो एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगी, ग्रीन हाउस गैसेस की उतनी ही मात्रा वायुमंडल से निकालकर संतुलन स्थापित किया जाएगा। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली को वर्ष 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने प्रस्तुत किया था। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना है, क्योंकि वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। अब इस तरह की शब्दावलियां आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में या फिर प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर नोट किया करिए अपनी नोटबुक में। तो ये ग्रीन वॉशिंग जो है वो कई रूपों में प्रचलित है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह ने ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में कई सिफारिशें की हैं। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को छिपाने के लिए नेट जीरो संकल्प लेने से बचा जाना चाहिए और ऐसा कोई भी संकल्प जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल परिदृश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे संकल्पों में वर्ष 2025 से शुरू करते हुए प्रत्येक 5 वर्षों के लिए अंतरिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा ये भी सिफारिश की गई है कि संक्रमण संबंधी योजनाओं में इस बारे में विस्तृत विवरण होना चाहिए कि इन्हें कैसे बनाया जा रहा है। साथ ही ये संक्रमण से गुजर रहे जीवाश्म ईंधन उद्योगों और क्षेत्रकों में प्रभावित होने वाले श्रमिकों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। आपको बता दें कि किए गए वादे जवाबदेही पूर्ण और पारदर्शी होने चाहिए। इसके लिए प्रगति रिपोर्ट का मानकीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही सरकारों को एक उचित और नेट जीरो भविष्य की ओर संक्रमण के लिए सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। आपको बता दें कि ग्रीन वॉशिंग के संबंध में गैर राज्य अभिकर्ता जो होते हैं वो कई तरह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को छिपाते हैं। इसके तहत वो फिबिंग यानी झूठ बोलते हैं। वो ऐसे पर्यावरणीय दावे करते हैं जो कि केवल झूठे हैं। इसके अलावा अस्पष्टता रखते हैं, संचालन और सामग्रियों के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारी देने से बचते हैं और वो ऐसा दिखाकर पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों पर पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का यानी इको फ्रेंडली होने का लेबल लगा देते हैं। इसके अलावा अप्रासंगिकता है। वो ऐसी सामग्री का या पद्धति का उपयोग करने से बचने का दावा करते हैं जो पहले से ही गैर कानूनी है या फिर गैर मानकीकृत है। वो दुष्प्रभावों को छिपाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि पर्यावरण के आधार पर बेहतर होती है, केवल उसी गुण के आधार पर किसी उत्पाद को वो ग्रीन बता देते हैं और ऐसा करके वो मार्केट में उसे बेचते हैं। इसके अलावा वो कोई साक्ष्य नहीं देते, यानी कि ऐसे पर्यावरणीय दावे करते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। अगली खबर जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। ये पेपर 1 का टॉपिक है। ये सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल जनसंख्या संबंधी डेटाबेस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना का मतलब ये है कि इस तरह से संबंधित डेटा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बिना प्राधिकृत पहुंच के मामले में 10 साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और उनमें शामिल हैं जनगणना के एप्लीकेशंस, एनपीआर डेटाबेस या फिर भारत के रजिस्ट्रार जनरल के डेटा सेंटर्स। आपको बता दें कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में जाना जाता है। ये एक भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली की अक्षमता या इसके नुकसान से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो कि 2008 में संशोधित हुआ, इसकी धारा 70 के तहत CII की घोषणा करती है। आपको बता दें कि CII यानी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के समक्ष कई खतरे हैं। इन खतरों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक खतरों की, जिसमें भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं शामिल हैं। मानव जनित खतरे हैं जैसे कि आतंकवाद और आर्थिक जासूसी। इसके अलावा दुर्घटना संबंधी खतरे भी हैं जैसे कि पावर ग्रिड या सुरक्षा प्रणाली की विफलता। इसीलिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CII की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी NCIIPC। ये CIIs की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसके अलावा सर्टेन यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, ये कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम लेने वाली नोडल एजेंसी है। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक है। ये साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। साथ ही राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। आपको बता दें कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन, विद्युत और ऊर्जा, दूरसंचार, सरकार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा तथा सामरिक और सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं। अगली खबर जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के तहत वुहान घोषणा को अपनाया गया है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है और इस संधि को वर्ष 1971 में अपनाया गया था। ये संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। दरअसल आर्द्र भूमियां ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जलमग्न रहते हैं। उदाहरण के लिए झीलें, जलभृत और दलदली भूमि, मैंग्रोव, पीठ भूमि, ज्वार नदमुख और प्रवाल भित्तियां आदि। अब 14वें सम्मेलन में जो वुहान घोषणा हुई है उसके अंतर्गत दुनिया भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन, प्रबंधन और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वुहान घोषणा की प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में। इस घोषणा में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के उपाय करने होंगे। घरेलू कानून, योजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय कार्रवाई में शामिल करना होगा। नागरिक समाज के हितधारकों, एकेडमिक्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी स्थापित करके आर्द्र भूमियों के लिए रणनीतिक लक्ष्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को परिभाषित करना होगा। ये जलवायु परिवर्तन प्रभावों के शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में स्वस्थ आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा कोप 14 में एक अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल 75% आर्द्र भूमियों के संबंध में जो जानकारी है वो पुरानी हो चुकी है। आपको बता दें कि रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों को हर 6 वर्षों में कम से कम एक बार अपने रामसर स्थलों के संबंध में जानकारी अपडेट करने की जरूरत होती है और भारत के संबंध में 6 रामसर स्थलों की जानकारी को भी अपडेट किए जाने की जरूरत है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। G20 प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। इसका विषय वसुधैव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद से लिया गया है। ये थीम लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालती है। इस मौके पर वेबसाइट www.g20.in का शुभारंभ भी किया गया। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसे एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% और वैश्विक व्यापार के 75% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस यानी IDRA। स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में 30 देश और 20 संगठन IDRA लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। IDRA को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें पक्षकारों के सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत IDRA का हिस्सा नहीं है। ये गठबंधन एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करेगा। ये मंच सूखारोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को उत्प्रेरित करेगा और लक्षित कार्यों के लिए संसाधन जुटाएगा। वर्ष 2000 के बाद से बार बार होने वाली सूखे की घटनाओं में 29% की वृद्धि हुई है। सूखे से प्रतिवर्ष लगभग 55 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। ये गठबंधन पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जैसे अन्य मंचों के साथ भी सहयोग करेगा। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। हाल ही में MGI 2022 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र और उससे बाहर के देशों को एक साथ लाना है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का लक्ष्य है क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से ज्यादा तक कम करना, मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना। ये वैश्विक कार्बन स्तर को 2.5% तक कम करने में मदद कर सकता है।
अगला है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण। हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किया है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण के तहत उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है जो 2 या अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। MTSI में ऐसी भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी किया जाता है। वर्ष 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से ज्यादा भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी यहाँ पर सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मातृभाषा है और देश की 43.6% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है। प्रारंभ द बिगिनिंग मिशन। प्रारंभ हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का प्रथम मिशन है। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रक्षेपण के बाद स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में किसी रॉकेट को लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। इस रॉकेट को विक्रम एस रॉकेट नाम दिया गया है। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। उपकक्षीय उड़ान वे हैं जो कक्षीय वेग की तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे यानों में बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए तो पर्याप्त गति होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थिर बने रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन यानी स्पेस। स्पेस एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। सोनार यानी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग ये समुद्र के अन्वेषण तथा मानचित्र में सहायक है और इसका कारण ये है कि ध्वनि तरंगे रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में जल में ज्यादा दूर तक जाती हैं। आपको बता दें कि स्पेस दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। यहाँ स्पेस का मतलब हुआ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। इस सुविधा की विशेषता विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित है। इस प्लेटफॉर्म को 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इससे सेंसर और ट्रांसड्यूसर जैसे वैज्ञानिक पैकेजों की त्वरित तैनाती और आसान रिकवरी संभव हो सकेगी। प्रयोगशाला में विकसित रक्त। यूनाइटेड किंगडम में शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में विकसित किए गए रक्त को लोगों को चढ़ाया है और ये इस तरह का पहला क्लिनिकल प्रयोग है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला में रक्त का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है 1 पाइंट रक्त के सामान्य दान के साथ। पाइंट जो होता है वो द्रव को मापने की इकाई होती है। इस प्रक्रिया में लचीली स्टेम कोशिकाओं को बाहर निकालने के लिए मैग्नेटिक बीड्स का उपयोग किया जाता है और ये स्टेम कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका के रूप में विकसित होने में सक्षम होती हैं। फिर उसके बाद इन स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है और उसके बाद स्टेम कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs के रूप में विकसित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। अब इस तरीके के क्लिनिकल ट्रायल का महत्व ये होगा कि ये अति दुर्लभ रक्त समूहों के निर्माण में सहायक होगा। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर हैं। अगला टॉपिक है ब्लड मून। भारत के कुछ हिस्सों में ब्लड मून की घटना देखी गई है। ब्लड मून को आमतौर पर पूर्ण चंद्रग्रहण के रूप में भी जाना जाता है। ये घटना तब देखने को मिलती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। इसके लाल रंग की वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्रग्रहण के और भी कई प्रकार हैं, जैसे कि आंशिक चंद्रग्रहण। इसमें जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तब आंशिक चंद्रग्रहण होता है। दूसरा है पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की वास्तविक छाया न पड़ करके केवल उसकी उपछाया पड़ती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इक्वेटोरियल गिनी। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी ने एक तेल वाहक पोत को अपने जल क्षेत्र में रोक लिया था। इस पोत पर 16 भारतीय नाविक भी मौजूद हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने इन भारतीय नाविकों को मुक्त करवाने के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक छोटा उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें बायोको सहित 5 द्वीप हैं। इसकी राजधानी मलाबो भी बायोको द्वीप पर स्थित है। इसकी मुख्य भूमि को रियो मुनी के नाम से जाना जाता है। इक्वेटोरियल गिनी बियाफ्रा
बियाफ्रा की खाड़ी से सटा हुआ है। ये कैमरून और गैबोन के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। ये नाइजीरिया और साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ की प्रमुख नदी है उओल नदी और उच्चतम बिंदु है पिको बेसिल। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।